अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारिक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। यूबीएल यानी यूनाइटेड बैंक जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन चुका है। ओजीडीसीएल को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अगर इस बैंक को मैं 10 बार भी बेचूं तो इंडियन आईटी कंपनी इन्फोसिस के बराबर नहीं बनता। बल्कि पाकिस्तान की जो 10 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको अगर मैं मार्केट कैप वाइज ऐड भी कर लूँ तो वो भी इन्फोसिस से छोटे ही हैं। इट्स अ ग्लोबल आई जाइंट, सॉलिड डिविडेंड यील्ड है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, क्लाइंट रिटेंशन रेट बहुत हाई है। तो ऐसी कंपनी में क्यों ना इन्वेस्टमेंट की जाए, उससे फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। लेकिन ये आसान नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। लकीली मैं लंदन में मौजूद हूँ, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आई शेयर्स MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट की, जिसमें और इसके ज़रिए मैंने इनडायरेक्टली ओनरशिप ले ली है एक इंडियन कंपनी में एज अ पाकिस्तानी। अब एक आर्गूमेंट ये आ सकती है कि यार इन्फोसिस बेशक ग्लोबल आईटी जाइंट है लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस शेयर प्राइस की को बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया। सेकेंडली शॉर्ट टर्म आउटलुक अच्छा नहीं है आईटी कंपनीज़ का। नॉट जस्ट इन्फोसिस, सारी ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज़ जो हैं उनको एक थ्रेट तो है कि जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं AI बेस्ड, नए सोल्यूशंस आ रहे हैं AI बेस्ड, वो इनका मार्केट जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, इनसे मार्केट शेयर छीन रहे हैं। तो चैलेंजिंग आउटलुक है, आई एग्री। लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, मुझे लगता है ये चैलेंजेस को ज़रूर निगोशिएट करेंगे और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म में अगेन इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि मैंने ETF के ज़रिए इन्वेस्टमेंट की है। सो इट्स नॉट जस्ट इन्फोसिस। ये वीडियो इन्फोसिस के बारे में नहीं है, ये तो सिर्फ एक कंपनी है उस ETF के अंदर जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की है। तो मेरा रिस्क तो बहुत डाइवर्सिफाई है क्योंकि इसमें 1850 कंपनीज़ हैं इस ETF के अंदर। अगर एक इन्फोसिस नेगेटिव भी जाती है तो बाकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ जाइंट फॉर एग्जांपल टेंसेंट है इसके अंदर, शाओमी है, सैमसंग है जो कि कोरियन कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर है, सऊदी अरेबियन ऑयल है। अब ये 1850 कंपनीज़ के मैं नाम तो नहीं गिनवा सकता, आप इसको गूगल करके जाके चेक कर लें कौन कौन सी कंपनीज़ है इस ETF में। एडवांस कंट्रीज़ जो हैं उसमें तो काफ़ी ग्रोथ आ गई है, वहाँ पे कंपनीज़ बहुत ग्रो कर चुकी हैं, एक्सपेंड कर चुकी हैं। तो अब इतने आराम से ग्रोथ नहीं आएगी। SP 500 को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जो US का इंडेक्स है। तो जो अगला फेज़ है ग्लोबल ग्रोथ का, मुझे लगता है, इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स भी बिलीव करते हैं, थोड़ी जो रिसर्च है मेरी वो यही कहती है कि इमर्जिंग मार्केट्स विल ड्राइव द नेक्स्ट फेज़ ऑफ ग्रोथ फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन। इंडिया या चाइना या वियतनाम जहाँ पर हैं, शायद 20-25 साल पहले जापान, कोरिया वगैरह वहाँ पे थे, और मे बी 50-70 साल पहले शायद यूरोप अमेरिका वहाँ पे थे। और वहाँ पे फिर अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स का एक्सपोजर नहीं लेते हैं तो ये आई थिंक इट विल बी मिसिंग आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी। इसलिए मैंने इस ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और ये मेरा 3rd बेस्ट परफॉर्मिंग ETF है आफ्टर FTSE 100। FTSE 100 मुझे तकरीबन 12.5% रिटर्न दे रहा है ओवर 3.5 मंथ्स। और ये वाला जो ETF है इमर्जिंग मार्केट्स का, शुरू के 2 महीने में लॉस में रहा हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। और थोड़े टाइम पे मैं परेशान भी था कि यार क्या फ़ैसला ले लिया, लेकिन मुझे पता था मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूँ, लेट्स स्टिक टू इट। तो पिछले साल का रिटर्न सॉलिड था इसका, तो अब पिछले 1.5 महीने में इसने कैचअप किया और 10.5% रिटर्न दिखा रहा है। बल्कि अगर 12 महीने की पिछली परफॉर्मेंस देखूँ तो 30% रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही सॉलिड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमर्जिंग मार्केट्स का एक्सपोजर ना लिया जाए तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में तो मैंने एक्सपोजर ऑलरेडी लिया हुआ है। तो मैंने फर्दर डाइवर्सिफाई किया अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क को, और जो मेरा 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसके अंदर मुझे लगता है कि इमर्जिंग मार्केट का ETF कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। बाज़ औक़ात कंट्री स्पेसिफिक ETFs भी होते हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ वियतनाम का होगा, सिर्फ इंडिया का होगा, बट मुझे लगा नहीं, कंट्री स्पेसिफिक होने के बजाय एक ज़्यादा वाइड स्प्रेड ETF लिया जाए, तो इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। अगेन मुझे मत कॉपी कीजिएगा, मैं सिर्फ आपसे बता रहा हूँ कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों लिया। इसके ऊपर अपनी रिसर्च भी कर लें, और जो मैं वीडियो कर रहा हूँ इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, सिर्फ इसका मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस है, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं, लोग पूछते हैं, तो मुझे लगता है अच्छा अगर मुझसे कोई सीख रहा है, उसको हेल्प मिल रही है तो ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करूँ। बट ये याद रखें, ETS इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर है, जो कि हाई रिस्क है, लॉस हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि 2.5 महीने में मैं लॉस में रहा हूँ इस ETF के अंदर, 2-2.5 महीने, उसके बाद उसने पिक किया। हो सकता है अगले 1 साल में मुझे लॉस भी दे दे, मुझे नहीं पता। बट जो मेरी रिसर्च थी उसके हिसाब से मुझे लगा अच्छा ऑप्शन है। तो कोई भी फैसला करने से पहले आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें, अपनी रिसर्च भी करें। अब ख़रीदना कैसे है, अगेन मैं इसमें पास से वीडियोस कर चुका हूँ। यूरोप में जो लोग रहते हैं, स्पेशली UK में, बार बार बता चुका हूँ कि आपने एक ब्रोकर सेलेक्ट करना है जो FCA से लाइसेंस्ड हो। उसके बाद आपने एक अकाउंट खोलना है। मैंने ISA स्टॉक्स एंड शेयर्स अकाउंट खोला है क्योंकि उसमें टैक्स बेनिफिट है। एक SIP अकाउंट भी होता है, उसमें भी टैक्स बेनिफिट है, ज़्यादा टैक्स बेनिफिट होता है उसमें, लेकिन SIP अकाउंट के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लॉन्ग टर्म में आप ले सकते हैं, रिटायरमेंट के हिसाब से उसका व्यू पॉइंट ले सकते हैं, सॉरी उसके अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं, उसका अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको इंस्टेंट एक्सेस चाहिए तो वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो इस पर तफसीली वीडियो कर चुका हूँ, ISA और SIP का मैंने कंपेरिजन किया। और जब ये आप अपना ब्रोकर सेलेक्ट कर लें,
अकाउंट खोल लें, उसके बाद आप जाके ढूंढें ये ETF और उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें। और आप ये काम पहले भी कर सकते हैं, अकाउंट खोलने से पहले आप ये चेक करें कि ये वाला ETF कौन कौन से ब्रोकरेज फर्म्स है जो ऑफ़र कर रही हैं, और उसके बाद आप एक सेलेक्ट कर लें। एक साथ मल्टीपल अकाउंट भी खोल सकते हैं आप मुख्तलिफ ब्रोकर्स के साथ। मैंने भी 2 के साथ खोला हुआ है। चलें, बहरहाल लंबी चल गई, मैंने 2-3 मिनट का सोचा था, ये 5 मिनट से ऊपर चला गया है। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।